नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मौद्रिक नीति जारी की गई है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो आपके जीवन में महंगाई को असर डालती है, उसी से संबंधित मार्केट में आपका कितनी तरलता यानी कैश होना चाहिए, सारी जो नीति हैं अलग-अलग, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो सारी चीज़ इसमें देखी जाती हैं। ये हम इसमें बात करेंगे रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना? ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 8 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। देखिए, सबसे पहले मौद्रिक नीति निर्धारण से क्या होता है? बस उम, अपन मोटे तौर पे जाने की महँगाई जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है? ये असर डालती है सीधी-सीधी तौर पे बात करें तो अभी हाल ही में आरबीआई के जो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं अपने गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 दिसंबर 2023 को द्विमासिक मौद्रिक नीति का जो है वो घोषणा करती है। द्विमासिक क्या है? हम आगे समझेंगे क्योंकि जब तक हम इसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो ये हमेशा परेशान करती रहेगी। देखिए इसमें जो रेपो रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो जो है वो 6.5% ही बनी हुई है और लगातार 5वीं बार ये जो है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इतनी बात अभी ध्यान रखना है। रेपो, ठीक है ना? यदि आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। इसी प्रकार ये जो रेपो है, वो रेपो क्या होता है? जैसे आरबीआई है, ठीक है? आरबीआई बैंकों को क्या है ऋण प्रदान करता है, लोन लोन देता है बैंकों को, जो भी कमर्शियल बैंक है। ये जो वो ये बैंक देता है वही परसेंटेज है, यानी वो भी इंटरेस्ट लगेगा, वही ये अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। देखिए इससे क्या फर्क पड़ता? इसमें ये तो चलिए तो यहीं पे बता देता हूं मैं। अभी इतना ही ध्यान कर लीजिए, फिर हम इसमें बात कर लेते हैं। ये चालू वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहने का इसमें अनुमान लगाया गया है। स्थायी जमा सुविधा एचडीएफ 6.25%, सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसएफ 6.75% बनी हुई है। ये 6.75, इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोला जाता है, ठीक है ना? एक जब आरबीआई एक दिन के लिए 24 घंटे से कम समय के लिए उधार देता है, यह वह इंटरेस्ट रेट होती है बैंकों को उधार देता है। इतनी ध्यान रखें इसमें। वह सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर पोर्टफोलियो में एक निश्चित सीमा तक कमी करके ओवरनाइट सुविधा के तहत अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, वही होती है। देखिए एसएलआर ये जो होती है वैधानिक तरलता, ये कुछ जैसे माना कि आपका बैंक कोई भी कस्टमर है बैंक में अपना पैसे जमा करे हुए है और माना कि बैंक आपको 4% पर देती है, अप टू देती नहीं है 75% ऐसा कुछ करके, तो 4% पे मतलब देता है। तो ये बैंक आरबीआई कहता है कि भाई कुछ ना कुछ आपको इस नकदी का अपने पास रखना पड़ेगा, 1% के लगभग, ये 18 से 20 के समथिंग होती है, ठीक है ना? ये होता है एसएलआर। मौद्रिक नीति क्या होती है? देखो मैंने आपको बताई है कि महंगाई जो होती है वो कंट्रोल होती है और बढ़ सकती है, घट भी सकती है महंगाई। ये बस देश की मौद्रिक प्राधिकरण यानी सेंट्रल बैंक अपना आरबीआई है, देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है ना? सीधी सीधी बात है। यदि रेपो रेट बैंक मतलब आरबीआई ने बढ़ा दी, कैसे? बैंकों को आरबीआई की मतलब बढ़ा दिया भी है 6.50, अब कर दी 7। जब बढ़ाए, अब जब बैंक क्या होते हैं जो आरबीआई से उधार लेते हैं, फिर वो किसी कस्टमर को रुपए देते हैं और वो बेस रेट पर उधार देते हैं कि मतलब 10%, है ना? कुछ भी तो ये इतना जो 3% है वो अपने उससे कस्टमर से लेते हैं ऋण। भाई कोई भी होम लोन है, पर्सनल लोन है तो बैंक से ही देगा। बैंक क्या है, यदि बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो वो आरबीआई से उधार लेगा। वो होती तब आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, जो रेपो रेट बढ़ेगी तो जाहिर है कि ईएमआई लोन महंगा होगा। अब ब्याज रेट बढ़ेगी तो हमेशा कुछ प्रॉब्लम ही पैदा होगी। इस वजह से यही निर्धारण होता है। मौद्रिक नीति
नकदी और अर्थव्यवस्था की स्थिरता, वित्तीय रुपया नियंत्रण और नवीनतम अर्थशास्त्री नीतियों के प्रभाव को भी ध्यान रख के रखती है। अब विभिन्न कर्जों में जो भी लोन चल रहे हैं, ये ईएमआई में कोई बदलाव होना इसमें शामिल नहीं है। समझ रहे बात को? अब कोई जैसे मान ला कि अब यदि रेपो रेट बढ़ाता, बैंक रेपो रेट बढ़ा देता, तो भाई बैंक वालों को अब उनके पास भी कस्टमर से पैसा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं है कि आप 7% पे लिए और 7% पर कस्टमर को दे दें, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है ना? तो इस वजह से ये ईएमआई में भी आपके में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ये रेपो रेट है जो वो अपरिवर्तित रखी गई है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी, ये जो जीडीपी है, ये आर्थिक वृद्धि दर है, वो 6.5 को प्रतिशत बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। ये थोड़ा बदलाव हुआ है। जीडीपी मतलब 2023 चालू वित्त वर्ष के लिए ये अनुमान लगाया गया है कि 7% तक अपनी जीडीपी जा सकती है। वहीं मुद्रास्फीति के अनुमान की बात करें तो 5.4%, खुदरा मुद्रास्फीति तो 5.4% को क्या है वो बरकरार रखा गया है। वहीं रेपो दर 6.5% बरकरार रखने का मतलब है कि मकान, गाड़ी समेत विभिन्न कर्जों की मासिक किस्त ईएमआई में कोई बदलाव आपका आने वाला नहीं है दोस्तों। यही है, आप समझ चुके होंगे रेपो रेट क्या होती है। आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखना, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। समझ गए? अब आरबीआई कर्ज बैंकों को कर्ज महंगा कर देगा तो जाहिर है कस्टमर को देने वाला लोन भी महंगा हो जाएगा। उसकी महंगा होगा तो लोन की ईएमआई भी महंगी हो जाएगी। बैंक इस कर्ज को ग्राहकों को क्या है लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाते हैं, ये समझिए। जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह आदि वगैरह होते हैं। रेपो रेट की बात करें, मोदी कार्यकाल की बात करें, तो जो 8 दिसंबर 2023 को जारी की गई है वो 6.50, वहीं 6 अक्टूबर को जारी की गई थी 6.50, 8 जून को 2023 को 6.2 बराबर। और ये देखना, ये जो रेट है लगातार छठवीं बार तक अपरिवर्तित रखा गया है। इसे देखिए, 8 फरवरी को, 4 अप्रैल को, 8 जून को, 10 अगस्त को, 6 अक्टूबर को और 8 दिसंबर को लगातार 6 बार जो है वो, मतलब सॉरी दोस्तों, 6 बार रेपो रेट क्या है वो फिक्स है। ठीक है? यदि रेपो रेट बढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं लग रहा है आपको 6 बजे। देखना अभी, अब लॉकडाउन के समय की बात करें तो 7 दिसंबर 2022 को 6.25 थी, फिर 30 दिसंबर 2022 को 5.90, तो इसी से महंगाई बढ़ी है। ये मोदी सरकार ने ये रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई जो है वो बढ़ा दी है। देखना, ये 2022 की बात करें तो 5.40, 8 जून की बात करें तो 4.90, 4 मई की बात करें तो 4.40, 10 फरवरी की बात करें तो 4% थी। यानी 2023 में कितनी महंगाई हुई है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीधी 4 से 6.5% की गई है रेपो रेट। ये है, ये इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों। अब रेपो रेट तो हो गई, आप समझ चुके होंगे। ठीक है? अब एक चीज और बताई थी कि द्विवार्षिक, ये सोचिए, द्विमासिक, सॉरी, द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है। देखिए ना, तो ये सबसे पहले 8 फरवरी को, यानी ये पहली द्विमासिक हो गई, 4 अप्रैल को दूसरी हो गई, 8 अप्रैल को तीसरी हो गई, जिसे तृतीय बोलते हैं, 10 अगस्त को चतुर्थ हो गई, 6 अगस्त को पंचम हो गई और 8 दिसंबर को षष्टम हो गई। यानी आखिरी जो इस यह थी अपने, आखिरी तो नहीं बोल सकते क्योंकि अपना 2023-24 अपना कब खत्म होगा, अपना ये 31 मार्च को होगा, इस वजह से। ठीक है? तो लगातार 6 बार से जो रेपो रेट है वो फिक्स की गई है बैंक द्वारा, मतलब आरबीआई द्वारा। अब रिवर्स रेटो की बात करें तो भाई ये रिवर्स देखो, आप वैसे ही है रिवर्स रेपो रेट का उल्टा। आरबीआई उसमें रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, भैया बैंक जो है वो उधार देते हैं। ये आरबीआई ऐसे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक मार्केट की संतुलन बनाए कि अब जैसे बैंक है, अब शनिवार और रविवार पड़ जाता है, संडे और सैटरडे पड़ जाता है, उस रकम को रखने के लिए उस रकम को क्या करेंगे बैंक वाले, वो तो जो नकदी में निकलने वाला नहीं है, तो वो
ये जो बैंक वाले हैं वो आरबीआई को कुछ परसेंटेज, मतलब 3.5% चल रही है अभी, इस पर उधार दे देते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है कि बैंकों को भी कुछ फायदा होता रहता है, ये और संतुलन बना रहता है। ये इस प्रकार से रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट से उल्टा होता है। वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रण करने में काम करता है, बिल्कुल करता है। यानी जो कैश है बाजार में घूम रहा है, अब ये जो है वो वर्तमान दर 3.50 है, मतलब 3.35% है। बाजार में जब भी बहुत ज्यादा नकदी दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम को अपने पास जमा कर दें। समझ में आ रही है? वो तो सीधा सीधा बात है, जब बाजार में आप बहुत ज्यादा नकदी दिखाई हो तो सीधे रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। ठीक है, तो जो पैसा है वो आरबीआई ले लेगा। ठीक है ना? अब आरबीआई ले लेगा तो बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम पास जमा करा देंगे। इस प्रकार से ये होता है। वहीं नगद आरक्षित अनुपात की बात करेंगे, वर्तमान सीआरआर। ठीक है, ये मतलब जैसे कि बैंक है, अपने अकाउंट में कस्टमर जमा करता है, उनके कोई भी अकाउंट हो। अब अकाउंट का कुछ फिक्स हिस्सा ये आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, लगभग 3%। ये ऐसा चल रहा है देश में। लागू बैंकिंग नियमों के तहत हर एक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। उसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। इसे ही कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षण अनुपात कहते हैं। वहीं बात करेंगे सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। इसमें आप समझेंगे, देखिए ये तो 3% आरबीआई ने ले लिया, ओके, और इसके बाद कुछ वो हिस्सा कहता है लगभग 18 से जितना भी हो 18% की आप, ये इस पर मैं नहीं जा रहा कि कितना है अभी वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये कहता है कि जो भी कस्टमर का पैसा है इतना परसेंट तो आपको बैंक में रखना ही पड़ेगा, अपने पास रखने पड़ेगा, नहीं तो हम क्या है जुर्माना लगा देंगे। तो एक 20-21% तो 20-30% तो उसने ले ही लिया, मतलब इससे कि क्या है कि कस्टमर का पैसा डूब ना जाए। जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे एसएलआर कहते हैं। आगे समझ में? जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं, नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करनी होती है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेनदेन को पूरा करने में किया जा सकता है। आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की तरलता कम करना चाहता है तो वह सीआरआर बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के पास लोन देने के लिए रकम कम बची होती है। अब देखना, अब कहां से देगा? कहीं ना कहीं से तो देगा। देखो, या तो आरबीआई से पैसा लेगा, या जो आपके पास जमा करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, या ये फिक्स डिपॉजिट में अलग नियम है। ये जो बात हो रही है एसएलआर, ये है जो जमा पैसे पर है। ठीक है ना? अब जो मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसाइड करते हैं उसके 6 सदस्य हैं। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर जो है वो माइकल देवव्रत पात्रा है। इसके अलावा 4 नौमित सदस्य हैं, अस्मा गोयल, राजीव रंजन, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े। यही है जयंत आर वर्मा, ये पूरा नाम है इनका, शशांक भिड़े, ये एमपीपीसी के सदस्य हैं। दोस्तों, और इससे संबंधित हम अगला वीडियो और जारी करेंगे, ठीक है ना? उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। आज तो हमने केवल आपको इंट्रो दिया है, और ध्यान रखने वाली बात है कि 8 दिसंबर 2023 को मौद्रिक नीति में किया है बदलाव, उस प्रकार से। ठीक है ना? अब हम कुछ टाइम देख लेते हैं। वर्तमान में रिवर्स रेट दर कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी टॉपिक शामिल किया करेंगे, उसके 1-2 क्वेश्चन या अधिक क्वेश्चन हो जाया करेंगे तो उसके क्विज के रूप में भी हम प्रैक्टिस किया करेंगे। ये हमने आज हमारा यह दूसरा वीडियो है। इस प्रकार के वीडियो हम आपको जारी रखेंगे। 3.35 है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है ना? तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।